पांडे साहब, ये भी आप ही लोगों को जिक्र कर रहे हैं ये चुनावी मंच से। राजकुमार भाटी साहब, ये मुसलमान कब तक राजनीतिक पार्टियों के लिए वोट बैंक बना रहेगा? उनके सोशल इंडेक्स, उनकी इकोनॉमिक इंडेक्स, उनके एजुकेशनल इंडेक्स, उनके हेल्थ इंडेक्स में कैसे बदलाव लाया जाए, उनकी आर्थिक सामाजिक स्थिति कैसे ठीक की जाए, उनको राजनीतिक प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाए, इस पे कब चर्चा होगी? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। मुसलमान क्या, हर समुदाय, भारत के हर नागरिक को, प्रदेश के हर नागरिक को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत की जाए, राजनीति का मुख्य चिंतन और मुख्य चिंता यही होनी चाहिए। अभी मनीष पांडे जी कह रहे थे कि कुछ लोगों को लगता है कि 2014 के बाद आज़ादी मिली है। किसको लगता है? शायद वो भूल गए। ये जुमला चला कहाँ से? ये कंगना रनौत ने, प्रज्ञा ठाकुर ने बोला था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं कि जब से मोदी जी आए तब से ही आज़ादी मिली है। उससे पहले तो आज़ादी ही नहीं थी, उससे पहले कुछ देश में था ही नहीं। ये हिंदू मुसलमान जो करती है भारतीय जनता पार्टी करती है। माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी के आप बिहार चुनाव के भाषण देखिए, वो क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कितने भाषा के किस निम्न स्तर पर उतर आए हमारे प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। वो कह रहे हैं कि ये जो लालटेन लेके मुजरा कर रहे हैं, ये मुजरा शब्द उन्हें बड़ा प्रिय है। 2024 के चुनाव में भी बोल रहे थे। और योगी जी कोई बंदर वंदर की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और मोदी जी कह रहे हैं कि कट्टा रख के, कनपट्टी पे कट्टा रख के मुख्यमंत्री के प्रत्याशी घोषित कराया है। जब देश के प्रधानमंत्री इतने निम्न स्तर की भाषा बोलने लगे और भाषा की गर्मा गिराने लगे, तो समझ जाना चाहिए कि वो घबराए हुए हैं। ये बिहार की हार को देख के घबराए हुए हैं। बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उनका स्वास्थ्य खराब होने का पूरा लेकिन राजकुमार भाटी साहब, हम केवल एक पक्ष देख रहे हैं। अगर को इन्होंने बंधक बना लिया, अगर संसद से पारित कानून को, चाहे वो वक्फ कानून है, उसको अगर आप कह दे मैं कूड़ेदान में डाल दूंगा, ये भी तो ध्रुवीकरण का अपना तरीका है ना। आप एक वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप जानते हैं कि आपका लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है उसके लिए। वक्फ बोर्ड कानून पे जो आपत्तियां हमारी थी वो सारी सुप्रीम कोर्ट ने मानी। जो बात हम कह रहे थे वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेशों में कही। बिहार के एसआईआर पे जो आपत्तियां हमने की थी वो सारी सुप्रीम कोर्ट ने मानी। इसका सीधा अर्थ है कि हम कानून के अनुसार बात कर रहे थे, संविधान के अनुसार बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी कानून और संविधान का दुरुपयोग करके लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है। संसद से पारित कानून को, गुरु गोलवलकर आरएसएस के प्रमुख, संसद से पारित कानून को, यह संविधान में तय किया गया है। संसद से पारित कानून अगर संविधान के ढांचागत जो हमारी अनुच्छेद हैं उनके खिलाफ जाता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर ध्यान रख सकती है। लेकिन कोई कंकरेंट लिस्ट का मुद्दा आया और उसे राज्य सरकार सिर्फ ये कह दे वोट के लिए कि हम इसे कूड़ेदान में डाल देंगे, हम इसे नष्ट कर देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है ना। आप जनता जनार्दन को सच बोलिए। नहीं, कूड़ेदान में डालने की भाषा से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। शब्दों को, गर्ममयी शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन विपक्ष को पूरा अधिकार है कि संसद से पास कानून पर आपत्ति करे। बिल्कुल। और संसद से पास होने के बाद कई कानून वापस लिए गए हैं। कृषि कानून भी संसद से पास होने के बाद ही वापस लिए गए। वक्फ बिल में भी कई संशोधन हुए हैं। और भी बहुत उदाहरण है कि संसद से पास कानून वापस लिए गए। तो ये विपक्ष को पूरा अधिकार है कि चाहे वो संसद से पास भी हो गया बहुमत का दुरुपयोग करके, तो उसका विरोध करें। लेकिन जो आपने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूं, कूड़े में डालने जैसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। भाषा ठीक होनी चाहिए। डॉक्टर अनु पासवान, आपको क्यों लगता है? हाँ, पांडे साहब बोलीजिए, फिर मैं डॉक्टर अनु पासवान के पास आता। बोलिए पांडे साहब। मैं कह रहा था कि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को कहा कि जहां चाहो वहां उनको नचा लो वोट की खातिर। राजकुमार भाटी जी को वो भाषा शूट करती है। भाई, ये नीतीश जी के स्वास्थ्य पे सवाल खड़ा करते हैं। अभी 2 दिन बिहार में बारिश हो रही थी, तेजस्वी यादव ने अपनी सारी सभाएं कैंसिल कर दी और नीतीश कुमार सारी सभाओं में गए। तो 35 साल का युवा बूढ़ा है या कौन बूढ़ा है या राजकुमार भाटी जी को शायद नहीं दिखता है।
और नीतीश कुमार जी के स्वास्थ्य पर चिंता प्रकट कर रहे हैं। तो नजरिया नहीं रखिए, कम से कम डिबेट में बैठकर तो न्याय कीजिए व्यक्ति और विषयों के साथ। ठीक है, भाटी साहब जवाब दे दीजिए। पांडे साहब ने कुछ बातें उठाई है। मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए बोलिए, आप ही को कह रहा हूं सर। नहीं, पांडे जी का आदर करते हुए मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि हाँ, नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य केवल मुझे नहीं पूरे देश को दिख रहा है। इसमें क्या संदेह है कि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में से बीच में से उठ के चले आए, और जब हम कह रहे थे उन्होंने बहिष्कार कर दिया, तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए चले गए थे। आज हम कह रहे हैं स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं नहीं स्वास्थ्य एकदम फिट है। लेकिन पूरे देश को दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे कहने से या आरोप लगाने से कुछ थोड़ी होगा। उनका स्वास्थ्य में दिक्कत है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। ये मैं आऊंगा, ये पप्पू अप्पू टप्पू की जो राजनीति है कहां जाएगी। लेकिन डॉक्टर अनूप पासवान, क्यों मुसलमान आपको वोट दे? एक कारण बताइए ना। सिर्फ इसलिए कि आप बीजेपी का भय दिखाकर उनसे अपनी तरफ वोट मांगने की अपील कर रहे हैं? भाई कुछ तो आपने किया होगा ना इतने सालों में मुस्लिमों के लिए, तब जाके आप कह सके हमने आपके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक विकास के लिए इतने सारे काम किए, इसलिए आप हमें वोट दीजिए। सबसे पहले रमेश जी, आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। जी। देखिए रमेश जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हम किसी को भी भय नहीं दिखा रहे हैं। काम खुद बीजेपी ये कर रही है कि वो इस तरीके के नए नए कानून लाके लोगों में हिंदू मुस्लिम बंटवारा करके कभी मुद्दों की बात ना करके सिर्फ जनता को भटकाने का काम तो बीजेपी कर रही है। हम तो लोगों को सत्य बता रहे हैं, और हमने सिर्फ ये काम किया है। कांग्रेस पार्टी के इतिहास को जब भी कोई भी उठा के देखेगा, वो कभी इस बात से नहीं निकाल सकता कि जब भी कोई भी कदम उठाया गया है, कोई भी संविधान से बनाने से लेके चाहे नौकरी देने तक में, चाहे किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, हर तबके के लिए, सबके लिए काम किया गया है। हम सिर्फ एक तबके को लेके चलते हैं, हम समाज को लेके काम करते हैं, हम जनता को लेके काम करते हैं। और भय दिखाने, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये 15 पॉइंट प्रोग्राम आपने स्पेसिफिक मुस्लिम को कंसंट्रेट करके शुरू किया था ना। आप कह रहे हैं हम सबके लिए काम करते, बट आपने उनको टारगेटेड करके शुरू किया था नहीं? नहीं, देखिए सबसे बड़ी बात है कि अगर जब किसी हम बेसिकली हम आवाज उठाने का काम करते हैं। बीजेपी किसी स्पेसिफिक समाज को लेकर, किसी जात को लेकर जब उसके ऊपर हमला करती है, तब हम उस समाज, उस जात को, उस समुदाय के लिए हम आवाज उठाने का काम करते हैं। हम किसी भी चीज की बात कर रहे हैं। मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं रोजगार की भी बात कर रही हूँ। क्या माननीय राहुल गांधी जी ने क्या रोजगार को लेकर, नीट पेपर को लेकर, क्या पर्चा लीक को लेकर आवाज नहीं उठाया? जब इनके हक अधिकार के ऊपर हमला हुआ, युवाओं के ऊपर हक अधिकार के ऊपर हमला हुआ, तब हम उस समय भी आवाज उठाया। तो आप मुझे आप कह रही हैं आपको मालूम है, तो मुझे जरा मुस्लिमों का इकोनॉमिक स्टेटस बिहार में आज के दिन क्या है जरा आप बताइए, फिर मैं बताऊंगा। पहले आपसे मैं पूछना चाहता हूं। आप मुस्लिमों के इकोनॉमिक स्टेटस की बात कर रहे हैं, आप पूरे जनता की बात करिए ना। क्योंकि मैं टॉपिक पे आज मुस्लिमों के ऊपर बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक बात कर रहा हूं। क्या मुस्लिम इकोनॉमिक्स क्या जनता से अलग है? कि आप मैं आपसे कह रही हूँ 64% आबादी ही पूरी गरीबी रेखा के अंदर है, और आप कह रहे हैं कि एक समुदाय की हम बात कर ले। मैं कह रही हूँ कि पूरी भारत की जनता गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। पूरी भारत के युवा जो है वो चाहे वो किसी भी धर्म समाज के हो, सभी तो बेरोजगारी के आलम में। और आप चाह रहे हैं कि हम किसी एक सामाजिक, किसी सिर्फ एक धर्म को लेकर हम केंद्रित हो जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।